प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का WOP के इस चैनल डॉक्टर विनी शर्मा में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आपके सामने उपस्थित है डॉक्टर विनी शर्मा। प्रिय विद्यार्थियों, हमने पिछले वीडियो में मार्गेंथो ने जो अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता और अंतर्राष्ट्रीय कानून के बारे में और अशांति और विघटन के बचाव के तरीके के बारे में बताया और कलह और संघर्ष में क्या हमें हमेशा जीना पड़ेगा, इन सब के बारे में चर्चा करी। इसी के इन सभी यथार्थवादी सिद्धांत का हम अब इस वीडियो में मूल्यांकन करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, क्लासिकी अथवा परंपरागत यथार्थवाद का मूल्यांकन, इसके प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं। अधिकांश विचारक या तो मार्गेंथो के सिद्धांत का गुणगान करते हैं अथवा उसे बिल्कुल निरर्थक मानते हैं। वास्तव में मूल्यांकन का यह कोई उचित तरीका नहीं है। मूल्यांकन करते समय हमें सिद्धांत के गुण और दोष दोनों को ही समुचित समीक्षा करनी चाहिए। मतलब जब मूल्यांकन पूछा जाता है आपसे, तो मूल्यांकन में हम उसके गुण के बारे में और उसके अवगुणों के बारे में दोनों के बारे में हम चर्चा करते हैं। परंपरागत यथार्थवाद की आलोचना। इस सिद्धांत की आलोचना के प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं। पहला, मानव प्रकृति संबंधी मान्यताएं। मार्गेंथो के यथार्थवाद का आधार मानव प्रकृति संबंधी उसकी मान्यताएं हैं। उसके विश्लेषण को स्वीकार किए जाने के बारे में दो प्रमुख आपत्तियां हैं। कौन सी प्रमुख आपत्तियां हैं? पहली, उसके निष्कर्ष व्यक्तिपरक निर्णयों पर आधारित हैं, उनकी मापतोल नहीं हो सकती। इन मान्यताओं को लेकर किसी भी तरह का वैज्ञानिक अन्वेषण या परीक्षण नहीं किया जा सकता है। मानव प्रकृति का संबंध मनुष्य से है, उसके बारे में उस तरह के प्रयोग नहीं किए जा सकेंगे जैसे कि हम जड़ पदार्थों अर्थात लोहा, गंधक, पारा, रेत, मिट्टी आदि के संबंध में हम करते हैं। तो मार्गेंथो ने जिस प्रकार से मानव प्रकृति संबंधी मान्यताओं के बारे में बताया है, उन मान्यताओं में हम उस प्रकार से निष्कर्ष नहीं निकाल सकते कि इस प्रकार से निष्कर्ष हम नहीं निकाल सकते जिस प्रकार से विज्ञान के अंदर एक सटीक निष्कर्ष निकाला जा सकता है, क्योंकि व्यक्ति की भावनाएं, व्यक्ति की नीतियां, व्यक्ति के हित जो है समय अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं। दूसरा, मार्गेंथो मानव प्रकृति के दो लक्षण बताते हैं, स्वार्थपरता और सत्ता लोलुपता। फिर अपनी मान्यताओं के पक्ष में प्रमाण जुटाने में लग जाते हैं। यह वैज्ञानिक पद्धति यानी तार्किक ढंग से निष्कर्ष निकालने की विधि नहीं है। मार्गेंथो ने व्यक्ति की प्रकृति यानी व्यक्ति के स्वभाव के दो ही लक्षण बताए हैं, जबकि व्यक्ति के स्वभाव के दो लक्षण नहीं, बहुत से लक्षण ऐसे होते हैं जब वह समय और परिस्थिति के अनुसार उनको अपनाता है और स्वीकार करता है, ढालता है। स्वार्थपरता और सत्ता लोलुपता ही मानव की प्रकृति नहीं होती है और वह वैज्ञानिक तरीके से भी तार्किक ढंग से उसे नहीं अप्लाई कर पाया। विचारों में असंगति। मार्गेंथो के कई निष्कर्षों के बीच मेल बैठाना मुश्किल है। वह एक और तो यह कहता है कि राजनेता राष्ट्रहित को ध्यान में रखकर ही सभी फैसले करते हैं, और दूसरी ओर वह यह कहता है कि राजनेताओं को अन्य देशों के हितों का भी ध्यान रखना चाहिए। तो वह किस प्रकार का तालमेल बिठाना चाहता है? एक बार तो ये कहता है कि राजनेताओं को राष्ट्रीय हितों का ध्यान में रखता, राजनेता जो है या राजनज्ञ जो है वो इतना बुद्धिपूर्ण या बौद्धिक कौशल या चातुर्यपूर्ण होता है जो सिर्फ अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखता है। लेकिन फिर साथ में वह यह भी कहता है, दोहरी बात वह ये कहता है कि उसे अपने राष्ट्रीय हितों के साथ साथ दूसरे के राष्ट्रीय हितों को भी ध्यान में रखना चाहिए। तो विद्यार्थियों, कि जब मुझे अपने राष्ट्रीय हितों का ध्यान रखना है या एक देश के राष्ट्रीय हितों का ध्यान रखना है, तो उस राष्ट्रीय हितों के साथ दूसरे देश के राष्ट्रीय हित जो है आपस में अवश्य टकराएंगे। दोनों को सामंजस्य में लाना बहुत ही मुश्किल कार्य है। इसका अर्थ यह हुआ कि यथार्थवाद के साथ साथ उसके सिद्धांत में आदर्शवाद का मिश्रण भी मौजूद है। उसके विश्लेषण की इस असंगति का कारण मानव प्रकृति संबंधी उसकी अवधारणा है। फिर दूसरा नेक्स्ट पॉइंट आता है राष्ट्रहित की अवधारणा।
मार्केंतो ने राष्ट्रहित को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की आधारभूत कसौटी माना है, परंतु राष्ट्रहित की व्याख्या विभिन्न राजनेता अपने अपने ढंग से करते हैं। अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रहित संबंधी विचार रिपब्लिकन पार्टी के उद्देश्यों से मेल नहीं खाते। ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी उग्र राष्ट्रवाद का समर्थन करती है और साम्राज्यवाद की हिमायती रही है। 20वीं सदी के पहले 5 दशकों में वह शक्ति संतुलन पर बल देती रही है। दूसरी ओर लेबर पार्टी की विदेश नीति काफी उदार रही है। उसने उग्र राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद दोनों की निंदा की है। इस पार्टी में शांतिवादियों की संख्या सदैव बहुत ज्यादा रही है। तो आलोचक ये कहना चाहते हैं कि मार्गेन तो वो कहता है कि राष्ट्र हित को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की आधारभूत कसौटी मानना चाहिए, पर राष्ट्र हित में हर राजनेता अपने अपने ढंग से अलग अलग व्याख्या करता है। उस राष्ट्र में किस पार्टी की सरकार है, वह पार्टी उस आधार पर अपने राष्ट्रीय हितों को निर्धारित करेगा। ये कहाँ तक तर्कसंगत है? जबकि राष्ट्रीय हित की बात आती है तो देश में कोई सी भी पार्टी है, सबके राष्ट्रीय हित एक जैसे ही होने चाहिए, सभी राजनेताओं के राष्ट्रीय हित एक जैसे होने चाहिए, इसलिए उसकी आलोचना की गई है। शक्ति अर्जन पर बहुत अधिक बल दिया गया है। मार्गेंतो के सिद्धांत का मुख्य आधार शक्ति है। उसके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति ही एक ऐसा मूल्य है जो सर्वोपरि माना जाता है। वास्तव में राष्ट्रहित की ही तरह शक्ति की अवधारणा भी बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं है। मार्गेंतो ने शक्ति और प्रभाव के अंतर को कहीं स्पष्ट नहीं किया है, अर्थात राज्यों के निर्णय को प्रभावित करने का तरीका सिर्फ बल प्रयोग या दंड नहीं होता है। कोटिल्य के अनुसार उसके और भी कई तरीके हैं, जैसे कि साम है, दाम है, भेद है। तो राष्ट्रीय हितों को निर्धारित करना या दूसरे देशों के साथ अपने संबंध स्थापित करने के लिए शक्ति ही मेन मापदंड नहीं है। उसके लिए कौटिल्य कहता है और भी हमारे पास मापदंड है जिनके आधार पर हम अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रख सकते हैं, ये संबंधों को स्थापित कर सकते हैं, शक्ति और प्रभाव को जो है स्थापित कर सकते हैं। कीथ बोल्डिंग है, वो कहते हैं, कीथ बोल्डिंग ने भी करीब करीब यही बात कही है। इस संदर्भ में उसने 3 पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग किया है, बल प्रयोग, सौदेबाजी और पुचकारना। पुचकारने का क्या अर्थ है? दूसरों की सहायता करना जिससे कि अन्य देशों के राजनेता आपका आभार माने। जब कोई राजनेता हमारा आभार मानेगा तो निश्चित ही वह हमारे साथ राष्ट्रीय संबंध जो है वो मधुर बना के रखेगा। नेक्स्ट आलोचना आती है, यथार्थवादियों ने गैर राज्यकर्ताओं की ताकत को स्वीकार नहीं किया है। यथार्थवादी लेखकों ने केवल राज्यों और राजनेताओं की भूमिका का विश्लेषण किया है। गैर राज्यकर्ताओं का यानी गैर सरकारी संगठन, एनजीओज हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनीज हैं, एमएनसीज हैं, उनकी भी भूमिका राष्ट्रीय हितों के निर्धारण में या विभिन्न राज्यों के आपसी संबंधों में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। वास्तव में अब गैर सरकारी संगठन राज्य की नीतियों को बड़े व्यापक स्तर पर प्रभावित करने लगे हैं, जैसे पर्यावरण, गरीबी, महिलाओं और प्रजाति संबंधों के बारे में इन संगठनों की हाल में बड़ी रुचि दिखाई दी है। ये सभी संगठन इन विषयों पर काफी चर्चा में रहे हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां तो राज्यों की प्रभुसत्ता को भी चुनौती देने लगी हैं। विश्व व्यापार संगठन और वैश्वीकरण के कारण सभी देशों को विदेशी कंपनियों के लिए अपने द्वार खोलने पड़े हैं। यहाँ तक कि बैंकिंग, बीमा, दूरसंचार के क्षेत्रों में भी घरेलू कंपनियों को विदेशी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। ऐसी स्थिति में गैर राज्य संगठनों की भूमिका को कैसे हम नकार सकते हैं? तो गैर राज्य संगठन, एनजीओज हैं, एमएनसीज हैं, ये भी हमारे एक राष्ट्रों के आपसी संबंधों को प्रभावित करते हैं। अनुभवात्मक सर्वेक्षण का अभाव। मार्गेंतो सिद्धांत रचना की सामान्य पद्धति को भी ग्रहण नहीं करते, जिसके अनुसार सिद्धांत का निर्माण तथ्यों के अनुभवात्मक सर्वेक्षण के परिणाम स्वरूप किया जाता है। वह कुछ ऐसी धारणाओं को लेकर सिद्धांत बनाने का प्रयत्न करते हैं जिन्हें वे देश काल के प्रभाव से मुक्त मानते हैं। यदि वे यह कहते हैं कि मानव स्वभाव के अनुभवात्मक अध्ययन तथा राज्यों की नीतियों के व्यवहारवादी अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि व्यक्ति और राज्य दोनों शक्ति लोलुप हैं, तो अधिक तार्किक होता। लेकिन उन्होंने अपने सिद्धांत को एक परिणाम के रूप में न रखकर पहले उसे एक सत्य के रूप में रखा और बाद में उसकी पुष्टि के लिए प्रमाण करने का प्रयत्न किया। इसलिए यह मार्गेंतो का यथार्थवादी सिद्धांत आलोचक उसे बिल्कुल निरर्थक मानते हैं। मार्गेंतो का ये कहना भी अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा कि प्रत्येक राष्ट्र शक्ति को प्राप्त करना चाहता है। सच्चाई यह है कि शक्ति राष्ट्र का एक लक्ष्य हो सकता है, परंतु शक्ति के साथ में वह अन्य लक्ष्यों की भी आकांक्षा रख सकता है, जैसे
आर्थिक लाभ, विश्व शांति, इन सब के बारे में भी वह विचार विमर्श करता है। मार्गेंथो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को कभी समाप्त नहीं होने वाली शक्ति संघर्ष के रूप में भी देखता है। यदि हम इस तथ्य को स्वीकार कर लें तो हमें अंतर्राष्ट्रीय शांति के विचार को हमेशा के लिए तिलांजलि दे देनी पड़ेगी। फिर अंतर्राष्ट्रीय जगत में ऐसे बहुत से कार्य और संबंध हैं जो गैर राजनीतिक हैं, जिनका शक्ति के साथ कोई संबंध नहीं है, जैसे कि ओलंपिक खेल, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह इत्यादि। उनका स्पष्ट शक्ति के साथ कोई संबंध नहीं है। मार्टिन कैप्लान ने तो यहाँ तक कहा है कि मार्गेंथो की शक्ति की परिभाषा मनुष्य के उन सभी संबंधों को भी शामिल कर लेती है जिनका शक्ति नाम की चीज से कोई सरोकार नहीं है और जो एकदम गैर राजनीतिक है। रॉबर्ट टक्कर और केनेथ बोल्ज के अनुसार मार्गेंथो के सिद्धांत को यथार्थवादी नहीं माना जा सकता, क्योंकि उन्होंने चाहिए शब्द का अपने सिद्धांत में बहुत अधिक प्रयोग किया है और इस शब्द का आदर्श सूचक शब्द कहते हैं, अर्थात चाहिए शब्द जो है वो आदर्शवादी सिद्धांत में प्रयुक्त होता है। यथार्थवादी सिद्धांत में क्या है और क्या होना है उस पर जोर दिया जाता है, चाहिए शब्द पर जोर नहीं दिया जाता। स्टैनली हाफमैन है, वो कहते हैं मार्गेंथो के सिद्धांत को पावर मॉनिज्म, शक्ति का अद्वैतवाद की संज्ञा दी है। प्रिय विद्यार्थियों, याद रखना कि मार्गेंथो का जो सिद्धांत है पावर मॉनिज्म किसने दिया? स्टैनली हाफमैन ने दिया। मतलब मार्गेंथो के सिद्धांत को पावर मॉनिज्म की संज्ञा किसने दी? स्टैनली हाफमैन ने दी। रॉबर्ट टक्कर कहते हैं यदि मार्गेंथो का सिद्धांत ठीक मान लिया जाए तो इसका मतलब होगा कि किसी राज्य का कोई भी कार्य अनैतिक नहीं माना जा सकता, क्योंकि सभी राज्य अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए कार्य करते हैं। तो राष्ट्रीय हित क्या है, अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता क्या है, राष्ट्रीय नैतिकता क्या है, अंतर्राष्ट्रीय, तो हर एक राष्ट्र अपने आधार पर ही उसको परिभाषित करता है। संक्षेप में मार्गेंथो का यथार्थवादी सिद्धांत शक्ति के अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अन्य किसी भी पक्ष की व्याख्या नहीं करता, इसलिए इसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सामान्य सिद्धांत के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। प्रिय विद्यार्थियों, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में मार्गेंथो का जो क्लासिक यथार्थवादी सिद्धांत है, इसका मूल्यांकन हमने पढ़ा, इसकी आलोचना हमने पढ़ी। इससे संबंधित कुछ प्रश्न बनते हैं, वो इस प्रकार है। मार्गेंथो ने मानव प्रकृति के कौन से 2 लक्षण बताए हैं? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति ही एक ऐसा मूल्य है जो सर्वोपरि माना जाता है, यह किसने कहा? कीथ बोल्डिंग के अनुसार राज्यों के निर्णय को प्रभावित करने के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है? कीथ बोल्डिंग का कुछ कार्य से क्या अभिप्राय है? मार्गेंथो के सिद्धांत को पावर मॉनिज्म या शक्ति का अद्वैतवाद की संज्ञा किसने दी? गैर राज्य संगठन से क्या अभिप्राय है? तो विद्यार्थियों, आप इन प्रश्नों को हल कीजिए, वीडियो को पूरे अच्छे से समझिए और सुनिए, और आपको अगर कहीं पर किसी भी प्रकार का डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए। अब नेक्स्ट वीडियो, इसी अध्याय का नेक्स्ट वीडियो हम डालेंगे और आप नेक्स्ट वीडियो तक डालने तक आप इन प्रश्नों को हल निकालिए। धन्यवाद।